हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्यूचर ट्रैक एकेडमी। बेटा क्लास 11th में हमने केमिस्ट्री में हमने स्टडी किया था बेटा कल मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, और उसमें हमने सॉल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट और उनकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स यूज की जाती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड इन दीज यूनिट्स we have discussed percentage, strength, molarity। आज हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे बेटा। ये थोड़ा सा जो है इसमें मोलरिटी से कुछ अलग कॉन्सेप्ट है उसी जैसा। तो ये यूनिट है बेटा नॉर्मेलिटी। क्या है? नॉर्मेलिटी क्या होती है? देखो मोलरिटी में आपने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां मोल्स की जगह हम ले लेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मोल्स की जगह क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब ये इक्विवेलेंट क्या है? एक्चुअली जैसे मैंने बताया था मोल वर्ड आया है मॉलिक्यूलर मास से, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाला जाता है इक्विवेलेंट मास से। इक्विवेलेंट मास किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट मास होता है बेटा किसी भी एलिमेंट का वो मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है या 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, फिर से सुनिए, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? द मास ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइन विद आइदर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। किसी एलिमेंट का वो मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, उसको हम उसका इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला इस नॉर्मेलिटी को डिनोटेड करते हैं किससे? कैपिटल N से। N इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड द वॉल्यूम मस्ट बी टेकन इन लीटर। एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स में आपने क्या लिया था? गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल वही चीज है सारी, लेकिन यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में क्या लेंगे? गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। ठीक है ना? अब इक्विवेलेंट मास किसी चीज का हमें कैसे पता चलेगा? भाई कोई भी एलिमेंट कंपाउंड ले लिया, उसका इक्विवेलेंट मास कितना है, तो इसे याद नहीं करना है। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वहां से आप निकालेंगे इसको। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब यहां पे समस्या आती है n फैक्टर की। देखिए हर जगह एक प्रॉब्लम आती चली जा रही है भाई। पहले क्या आया? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। यानी मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या यूज हो गया? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? ये होता है मॉलिक्यूलर मास बाई n फैक्टर। अब ये आगे थोड़ा बढ़े, अगर मान लीजिए इस इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट मास की जगह हम ये पुट कर दें, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास को क्या लिख सकते हो? मॉलिक्यूलर मास बाई n फैक्टर। लेकिन बेटा ये n फैक्टर जब यहां बटे में होगा, डिवाइड में, ये कहां चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में। तो क्या आ गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू n फैक्टर। और गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास किसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। ये क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उठा करके जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है? लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कल आपने पढ़ रखा है, ये कल ही बताया था हमने। ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। किसका फॉर्मूला है? मोलरिटी का। तो नॉर्मेलिटी क्या आ गई? इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी
इंटू n फैक्टर। ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मान लीजिए आपको किसी चीज का इक्विवेलेंट मास वगैरह नहीं पता, ठीक है भाई, तो भूल जाते हो, तो क्या करेंगे हम, सीधे नॉर्मेलिटी पूछ रहा ना, सीधे उसकी मोलरिटी निकाल लो और मोलरिटी निकाल के n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम n फैक्टर कैसे निकालें? n फैक्टर के लिए तो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। n फैक्टर ये चीजें हमने याद नोट की है, आप इसको नोट करेंगे और याद करेंगे। कैसे बेटा? किसी एसिड के केस में n फैक्टर क्या होता है? एसिड के लिए n फैक्टर होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिप्लेसेबल, यानी किसी एसिड में कितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, n फैक्टर ऑफ एसिड। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो इसके लिए n फैक्टर क्या आ जाएगा, 2। इन द सेम वे HCl कितने हाइड्रोजन, 1, तो n फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये तो हो गया एसिड का। ऐसे बेस के केस में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ बेस n फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ, इसमें H पॉजिटिव था, इसमें आ जाएगा OH नेगेटिव, नंबर ऑफ OH नेगेटिव रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ OH नेगेटिव रिप्लेसेबल। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बेस हियर, KOH कितने OH है इसमें, 1 है, तो इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है ना? इसको कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। ये क्या होगी, एसिडिटी ऑफ बेस, और ये हो जाएगी बेसिसिटी, बेसिसिटी। किसी हाइड्रोजन में, किसी एसिड में से जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है, और किसी बेस में से जितने OH रिप्लेस हो सकते हैं वो उसकी एसिडिटी कहलाती है। ऐसे CaOH होल ट्वाइस, कितने OH बेटे, 2, तो इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, अब आगे आते हैं साल्ट के लिए। साल्ट के लिए n फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज। एग्जांपल देखिए यहां पे, K2SO4, इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा है, K, कितना है, 2 बार, और एक पोटेशियम पे कितना चार्ज, 1 पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, 2। तो इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। आयन के लिए n फैक्टर क्या होता है, किसी भी आयन के लिए, जैसे कोई आयन हमने ले लिया क्लोराइड Cl नेगेटिव, कितना चार्ज है इस पे, 1, तो इसके लिए n फैक्टर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट के लिए क्या होती है, वैलेंसी, वैलेंसी आपने 10th में पढ़ी होगी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। ऐसे ही बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने पढ़ा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए n फैक्टर की वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यूनिट बेटा नॉर्मेलिटी के बाद वो है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है हिस्सा, पार्ट्स, ठीक है ना, और पार्ट्स किसका किया जाता है, किसी एक चीज का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 केले हैं और 2 लोगों में बांटना है, तो अब पार्ट्स किसका करेंगे, 5 का थोड़ी हाफ हाफ करेंगे ना, पहले तो 2-2 केले दोनों को दे देंगे, हिस्सा तो किसी एक का ही करेंगे ना। तो यानी जो पार्ट्स होता है ना वो ऑलवेज किसका किया जाता है, किसी एक चीज का किया जाता है। फ्रैक्शन एक में से निकलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा सीखने वाली बात है। जब आप पढ़ते हो फ्रैक्शन तो इसका मतलब 1 में से कैलकुलेट करना है, परसेंट तो 100 में से, पर 1000 तो 1000 में से,
ऐसे अभी मैं आपको यहां बताऊंगा पर मिलियन, तो मिलियन में से। तो मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं बेटा? मान लीजिए हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसके अंदर दो चीजें मिली हुई, ए और बी, ठीक है ना, और ए के मोल्स कितने हैं उसमें, Na, और बी के मोल्स कितने हैं, Nb। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे ए का निकालना है तो लिखेंगे XA इज इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb, ठीक है। XB क्या हो जाएगा? अभी किसका निकालना है? बी का, तो बी के कितने मोल्स हैं, Nb, तो Nb बाई Na प्लस Nb, ठीक है। और डेफिनेशन यहां पर देखिए लिखी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अच्छा, किसी भी सॉल्यूशन में ये ध्यान रखना कि मैंने कहा जो फ्रैक्शन किया जाता है किसका किया जाता है, एक चीज का। इसका मतलब अगर सारे फ्रैक्शन जोड़ दिए जाए तो फिर से वही एक चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने कहा किसी केले के आपने दो भाग कर दिए, आधे आधे काट दिए, जब दोनों आधे फिर से चिपका दिए जाए, जोड़ दिए जाए तो कितना, एक बन गया वो। तो वैसे किसी भी सॉल्यूशन में जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं अगर उन सबके मोल फ्रैक्शन को जोड़ दिया जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। ये बेटा मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अगली यूनिट और लास्ट यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन बिल्कुल परसेंट जैसा है। मैंने बताया परसेंट निकाला जाता है तो 100 में से, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते थे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। याद नहीं करना इसको, देखिए बिल्कुल ट्रिकी है। मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट निकल जाएगा, अगर 1000 से कर देंगे तो 1000 निकल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, पर मिलियन निकालना है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁶ यानी मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ये ध्यान रखना, दिस यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज स्पेशली यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ pollutants, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना। जहां पे जैसे मान लीजिए कोई भी जो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण हो गया, जल, तो उनमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। बेटा इसके अलावा कई बार क्या मिलता है, पार्ट्स पर मिलियन की जगह पार्ट्स पर बिलियन दे देता है, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, आपको बेवकूफ बनाया। कैसे, मिलियन की जगह क्या लिख दिया, बिलियन दे दिया। कुछ नहीं है, बिलियन है तो यहां क्या कर दोगे, बिलियन से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो यूनिट्स हमने आपको बताई बेटा, फिर से मैं एक बार फिर से रिकवर करता हूं इनको। हमने परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, ये 7 यूनिट बताई आपको। तो किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट के कंसंट्रेशन को इन 7 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। The solute can be represented by either of these 7 methods, ठीक है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, these are the unit of concentration। तो कंसंट्रेशन की सारी यूनिट्स होंगी बेटा। कल मैं आपको करवाऊंगा, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है डाइल्यूशन, और उसके बाद इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखना, फॉर्मूले सारे याद होंगे तभी न्यूमेरिकल कर पाएंगे बेटा, इसलिए फॉर्मूले जरूर याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।